नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार जन स्वराज पार्टी में चल क्या रहा है। आपको बता दें कि रितेश पांडे एक्स पर आते हैं और जन स्वराज पार्टी से अलविदा कह जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं पब्लिक की सेवा करते रहेंगे। मतलब जन स्वराज पार्टी छोड़कर क्या वो नई पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने जो कल इंडिकेट किया है उसका भी मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है कि आरसीपी सिंह की वापसी भी जेडीयू में हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जन स्वराज पार्टी क्या बिहार विधानसभा चुनाव तक ही बनी थी? जन स्वराज पार्टी के कार्यालयों में भी इन दिनों कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर जो रोजाना सुर्खियों में बने रहते थे, आजकल सुर्खियों में बिल्कुल नहीं बने हैं। तो सवाल ये उठता है कि 3% वोट पाने वाली जन स्वराज पार्टी क्या एक चुनाव में हार के बाद चारों खाने चितगिर पड़ी है? आखिरकार प्रशांत किशोर का आने वाले समय में फैसला क्या होने जा रहा है? जन स्वराज पार्टी बचा कर रखेंगे पीके, या पीके अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर सकते हैं? क्योंकि एक बार ये भी चर्चा बड़ी तेजी से आई कि उनकी मुलाकात प्रियंका और राहुल से हुई है। पंजाब में वो कोई मशक्कत कर रहे हैं और हो सकता है अपनी पार्टी का विलय वो कांग्रेस के साथ करा सकते हैं। सवाल कई हैं, पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पीके कर क्या रहे हैं? जन स्वराज पार्टी आने वाले दिनों में करने क्या जा रही है? जन स्वराज पार्टी बचेगी भी या एक हार के बाद निष्क्रिय हो चुकी है? सवाल यह भी है कि उसके बड़े नेता पार्टी को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या पीके एक चुनाव हारे उसके बाद तमाम नेता जन स्वराज पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं? सवाल कई हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पवन वर्मा भी जेडीयू की तरफ देख रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हम लिए चलते हैं आपको मैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ हमसे जुड़े हैं। आपको बता दें हमारे साथ जो जुड़े हैं वो मेहमान हैं प्रवक्ता जेडीयू, जी हाँ, मोहम्मद अकबर अली जुड़े हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ आपका स्वागत है अकबर अली साहब। साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता जन स्वराज सैयद मसीहुद्दीन साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचगवे जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत पहले ही कर देता हूँ, वैसे उनके जुड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। सैयद साहब, सीधा सा सवाल है, जन स्वराज पार्टी कर क्या रही है? आपके लीडर आपको छोड़ क्यों रहे हैं? और चर्चा तो यहाँ तक है कि आरसीपी सिंह भी जा रहे हैं। चर्चा क्या है? बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। क्या मान लिया जाए कि अब आपकी पार्टी के साथ कोई बना रहना नहीं चाहता? पंकज जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल 2026 की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, सब सद्भावनाएं। आपका चैनल प्रगति की ओर अग्रसर करता रहे, ये मेरी भावना है, मेरी मंगल कामनाएं हैं। ये सब सियासत में ये सब नहीं होता है, कौन आ रहा कौन जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जब श्री नीतीश कुमार जी लालू यादव से अलग हुए थे 1994 में, जनता दल जॉर्ज बनी थी, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, तो लोग कहता था कि नीतीशवा को क्या हो गया है, ये लालू को छोड़ दिया। हाँ, लेकिन 10 साल के संघर्ष के बाद 1995 से 2005 में जाके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। तो हमारी तो 2 अक्टूबर 2024 की पार्टी है, मात्र कुछ दिनों की पार्टी है। 13-14 महीने हुए हैं पार्टी के। हम अभी काम कर रहे हैं संगठन के बीच में। अभी हमारे 12 नेताओं का दल पूरे बिहार के सभी जिलों में, 38 जिलों में गया है। सबकी रिपोर्ट अभी आप के चैनल पर आने के पहले हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, और लोगों में व्यापक उत्साह है। जहां से भी लोग आ रहे हैं, सब लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने गलती हुई आम जनता में, यह है कि हम लोग किसी न किसी इन लोगों के बहकावे में, जाल में फंस गए हैं, लेकिन हमको जन स्वराज के ही साथ रहना चाहिए। तो मैं पंकज जी आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजनीति का खेतिहर मजदूर हूं, और हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और हमारे दल के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ये सब राजनीति के किसान हैं। तो अगर 1 साल मारा हो जाएगा, 2 साल मारा हो जाएगा, 3 साल मारा हो जाए, तो क्या खेती छोड़ देंगे? हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ पूरे बिहार में विकल्प
एक नया विकल्प देने की, जनता को एक नया विकल्प देने की, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, उससे अलग हटके पूरे बिहार की जनता को, जनता की समस्याओं पर आधारित एक नया विकल्प देना चाहते हैं। और हम हारे नहीं हैं पंकज जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में पिछले 35 सालों से जातीय उन्माद और धार्मिक सांप्रदायिकरण के आधार पर राजनीति हो रही थी। पहली मर्तबा जन स्वराज के कारण पूरे बिहार में शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, पलायन की पीड़ा पर यह चुनाव का मुद्दा बना, यह बहस हुआ। नौकरी किसके कारण मुद्दा बना? वृद्धावस्था पेंशन 400, मैं 10 रुपया नहीं किया था नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में, लेकिन 400 से 1100 किसके कारण किया? तो ये सब सारे मुद्दे पर हमने जनता के मुद्दे पर, जनता की समस्याओं पर, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन पर जनता को लाया। इन मुद्दों पर जनता जुड़ रही है, हमसे जुड़ रही है। ठीक है, गलतफहमियां हुई हैं आवाम के बीच में, कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम मानते हैं कि हमारी अपनी कमजोरी रही कि हम उस तरह से लोगों को नहीं समझा सके जिस तरह हमको समझाना चाहिए था निचले स्तर पर। लेकिन अब जनता को अफसोस है, जनता में काफी उनका मुंह मलिन है और वो कह रहे हैं कि आप लोग मजबूती के साथ रहिए। और हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, बना रहे हैं नए सीनियर से। 15 जनवरी के बाद पूरे बिहार में नया जिला संगठन बनेगा। उसके बाद हम प्रखंड और पंचायत को बनाएंगे और 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव, 2027 में होने वाले नगर निकाय के चुनाव, 2028 में होने वाले स्थानीय प्राधिकरण के जो एमएलसी के चुनाव, उसमें फिर 29 और 30 हम लगातार इन 5 साल लोगों के बीच में जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। और हम नया लीडरशिप पैदा कर रहे हैं, नए लोग इस चुनाव में। जो सबसे बड़ा हमको लाभ ये मिला कि सभी 243 सीटों पे हमें चुनाव लड़े, हम जो लड़े तो हर जगह से हमको नए नौजवान लोग, अच्छे पढ़े लिखे शिक्षाविद, बुद्धिजीवी लोग हमारे चुनाव में लड़े हैं। तो इन बिखरे हुए मोतियों को समेट के हम एक सुंदर बिहार की परिकल्पना के लिए एक नया माला बनाएंगे और इस काम में हम लगे हुए हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है, समर्पित भाव से लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। समर्पित भाव से लोग लगे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं, आप हारे नहीं हैं। मोहम्मद अकबर अली साहब ये हार करके भी कहते हैं हम हारे नहीं हैं, और ये कहते थे 25 से ज़्यादा सीट जेडीयू ला नहीं पाएगी। क्या आपको लगता है जितने बड़े बड़े दावे थे लोकसभा चुनाव में भी वो सारे दावे फिसड्डी साबित हुए? विधानसभा में भी ये कुछ खास नहीं कर पाए। अब ये इनका मनोबल इतना टूट चुका है कि इनके बड़े बड़े सिपाही पार्टी छोड़ देना चाह रहे हैं। मैं तो सबसे पहले रिएक्शन आपसे आप की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं सैयद साहब सवाल तो सैयद साहब पहले बताया कि राजनीति का सैयद साहब सवाल तो पूछ लेने दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपका स्वागत है। आजकल पता नहीं नेताओं में ये कहां से समस्याएं आ गई हैं कि वो सवाल भी बोलने नहीं देते। नहीं, आप कहेंगे, देखिए हम सैयद साहब अगर हम कड़े सवाल पूछते हैं इसका मतलब आपका अपमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोगों के बीच जिस बात की चर्चा है, अगर आपका जवाब उनको मिलेगा तो आपके समर्थकों में भी एक जोश खरोश बढ़ेगा। इस बात को आप समझिए। सवाल पूछने नहीं देना ये अच्छा चलन नहीं है, और ये नई बातें सीख रहे हैं नेता। ये यकीन मानिए। आप मैं ये बताइए, ये आप, अरे सैयद साहब कई सारे ऐसे शोज हम किए हैं, आप बेहतर जानते हैं, जिसमें बीजेपी के लोग नाराज हुए हैं कि आप, यहां तक हमको उप मुख्यमंत्री ने पटना के कॉन्क्लेव में कह दिया कि क्या कुछ आप लोग को दिया है क्या जन स्वराज पार्टी? ये भी सुनने के आदी हैं हम लोग। कभी वो नाराज, कभी आप नाराज, कभी कुछ भी कह देते हैं, पर सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे सैयद साहब, सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे। नहीं ठीक है। अकबर अली साहब बड़ा सीधा सा सवाल है। ये कहते थे सत्ता में आएंगे, आंधी चल रही है हमारी, जेडीयू 25 पार नहीं करेगा, नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं। इनके बहुत सारे कॉन्फिडेंस थे, उपचुनाव में 10% वोट मिला, इनको लग रहा था कुछ नहीं होगा तो हम किंग मेकर भी होंगे।
पर राजनीति में कहीं दिखाई नहीं पड़े। वैसे मैं ये नहीं मानता हूं कि पहली बार के चुनाव में 3% वोट आना कोई कम वोट है, लेकिन इनका खुद का जो प्रोजेक्शन था कि हम ये करने जा रहे हैं, हम दशा दिशा बदल देंगे राजनीति का, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरसीपी जी का इंडिकेशन, रितेश पांडे का पार्टी छोड़ना, ये सब क्या बताता है? जन स्वराज पार्टी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, या ये बताता है कि पीके की बातों पर बिहार के लोगों का भरोसा नहीं रहा? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो पार्टी बनाई थी, तो वो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने गठन किया, तो वो फिर उस हिसाब से जो है काम करते, एक संघर्ष, लंबा संघर्ष की तैयारी करते। लेकिन उन्होंने तो राजनीति को एक ग्लैमर बना करके जो है पेश कर दिया, और डे बाय डे वो सिर्फ जो है मतलब ये खुलासा कर रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, इसी में लग गए। और ये तो समर्पित चोर को चोर कार्यकर्ताओं नहीं कहा जाए क्या? ये चोर को चोर, ये हत्यारा को समर्पित नरसंहार के अभियुक्त ये को नरसंहार का अभियुक्त नहीं ये कहा जाए? हाँ, क्या तो आप चाहते हैं? अरे भाई क्या साहब, आपके अभियुक्त भ्रष्टाचार अशोक चौधरी के 200 करोड़ पर हम नहीं बोले हैं? बोलिए, आप कहिए कि नहीं बोलना भाई चाहिए हम लोगों को? आप जो बोलना है सब बोलिए, लेकिन आप न्यायालय का काम मत शुरू कर दीजिए कि ट्रायल भी आप ही कीजिए, जजमेंट भी आप ही दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है, तो वो ट्रायल करके जजमेंट करके नहीं कह देती है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो बस सही हो गया। तो हमने तो आप आरोप फिर उस लगाया पर कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो आपने फिर आप उस उसको पर मुख्यमंत्री बना दिया, जो छह भाई छह तो लोगों आप के नरसंहार का अभियुक्त कहा था। भाई जो तो आप तेज चोर जाइए ना, है यहाँ संजय मुख्यमंत्री। जायसवाल, हम लोगों की पदयात्रा में बेतिया के लोगों ने कहा कि अपने पेट्रोल पंप से ये कम का तेल उठाते हैं और विपत्र ज्यादा का बना के नगर पालिका से, नगर निगम से, बेतिया नगर निगम से पैसा लेते हैं। तो अगर ऐसे चोर को चोर कहा, हम लोगों ने तेल चोर कहा, तो इसमें गलत क्या है? तो बिहार की जनता आपके जो है दिग्भ्रमण करने से दिग्भ्रमित तो हुई नहीं। आप क्या बोल रहे थे, कितनी बात में सच्चाई थी, इसको पेश नहीं न कर पाए आप तो सिर्फ फर्जी बात बोलते चले गए। आप जनता भरोसा मानते तो हैं नहीं कि किया चोर आपकी लोग को बातों चोर पर। कहना चाहिए था, जनता भले न समझे। मानते हैं इस बात को? मतलब जनता तो भाई आप गलत कह रहे थे। अरे भाई, सारी जनता को तो 10-10 हजार दे बिहार करके आप लोगों ने ये कर लिया कि मतलब दस ठीक है, हजार मतलब आप जिस दिन महिलाओं का इलेक्शन था 11 नवंबर के 2 बजे दिन तक 10-10 हजार रुपया लग जाता रहा लोगों के खाता में। मतलब आपके हिसाब से यही है कि जनता नासमझ है बिहार की महिलाएं बिकाऊ है, यही सब बोलते जनता रहिए आप जनता लोग। ना समझ नहीं है, और आप नर लोगों ने और गर्क में चले लोकतंत्र का जाइए। गला घोटा, मतलब लोकतंत्र के आप इस साथ तरह की बात व्यभिचार क्यों कर किया। रहे हैं? आप लोगों ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है पूरे तौर पर। भाई तो आप क्या कर रहे थे? आप पूरे बिहार में जो है पीला पीला स्टिकर लगा करके गाड़ी बांट रहे थे, जिले जिला, गांव गांव। तो आपका क्या, उस जनता ने क्या रिस्पॉन्स लिया ये काम भाई, हम करने तो का आपसे? कार्यकर्ताओं आप तो को कॉर्पोरेट लोगों से जनसंपर्क के लिए साधन चाहिए, साधन दे अरे रहे थे। हमको क्या मालूम कि आजकल जनता दल यू जो कि गुजरात लॉबी की बी टीम बन गई है। अरे आप लोग की अपनी पार्टी तो कुछ नहीं रही है। जो संजय झा को अमित शाह जी कहेंगे और जो संजय जी झा जी चाहेंगे वही होगा। आप समझ लीजिए कि मनीष वर्मा के पदयात्रा के जिला दौरे पर भी रोक लग जाती है, और किनके कारण आरसीपी सिंह को आपको जदयू छोड़ना पड़ा था, ये भी आप जानते हैं। श्री ललन सिंह जी हो, या श्री भाई तो संजय झा जी हो, श्री विजय कुमार चौधरी जी हो, और श्री अशोक चौधरी जी हो, जो चारों लोग जो भुंजा पार्टी में मुख्यमंत्री के हैं, वो चाहते हैं कि आरसीपी जी जदयू में रहें। आप चाहते हैं? बताइए। उन लोगों ने मनीष वर्मा जैसे भाई अच्छे कौन सुलझे किसके समझदार आदमी को अगर पार्टी अगर में अहमियत देने का काम किया। अरे आप अगर ये कहते हैं कौन किसके साथ रहा, तो सबसे ज्यादा तो किसी किसी के साथ रहने का आरोप प्रशांत किशोर जी पे है। इनके साथ रहे, उनके साथ रहे, उनके अरे भी भाई, तो साथ रहे, आपके इनके साथ भी रहे, साथ रहे, 2014 से 15 तक गुजरात तो के साथ बिहार भी में रहे। गठबंधन की सरकार तो बना वही दिया। तो लालू और भाई तो नीतीश एक हो जाएंगे, ये को हिंदुस्तान। बिहार की जनता समझती थी। लेकिन अरे भाई श्री ये प्रशांत किशोर जी का दिमाग था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनी रोती रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा दीदावर, ऐसा नरगिस का फूल था जिसने इन दोनों को सामाजिक न्याय की दो शक्तियों को मिला दिया और बिहार में आपके यही महागठबंधन बात की सरकार बनवा दिया। यही और क्या चाहते हैं? यही यही बात न जनता समझ गई कि ये इनका काम कंसल्टेंसी चलाना है, पॉलिटिकल पार्टी चलाना नहीं है। इसलिए जनता ने नहीं दिया समर्थन कि आप कंसल्टेंसी चलाइए। अब जाइए बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां कंसल्टेंसी चलाइए। उसके बाद फिर जहां चुनाव वहां कंसल्टेंसी चलाइए। आप पॉलिटिक्स के पैटर्न को कंसल्टेंसी का पैटर्न बनाना चाह रहे थे। अरे यही भाई, बात तो जनता समझ मुख्यमंत्री गई बिहार की। सचिवालय को दीपक सिन्हा जी चला रहे हैं,
दीपक कुमार, तो ऐसे ऐसे 7 8 10 आईएएस बिहार को चला जो रिटायर कर गए तो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? कहिए कि आपका काम अफसरशाही था, जाइए अफसरशाही कीजिए। जिसकी 11 कंपनी, सैयद जिसकी साहब, बेटी के सैयद नाम पर साहब, है, सैयद जिसका साहब, बेटा बिहार सैयद में साहब, घोटाला कर रहा है, सैयद वो साहब, आदमी मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना हुआ है, और क्या होगा भ्रष्टाचार बिहार में? सैयद साहब, ये सारी बात आप जो कह रहे हैं हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन क्या है कि वन एट ए टाइम इनको बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, डोंट वरी। आप कई बार हमारे साथ चैनल पे जुड़े हैं, हम हम अपना पंकज जी, क्रिटिसिज्म, आप सुलझे हुए आदमी हैं, हम हाँ, आपका सम्मान करते हैं, आपकी नहीं इज्जत नहीं, करते हैं। थैंक यू सो मच, पत्रकारिता में, थैंक यू सो मच। पत्रकारिता देखिए में आप जैसे देखिए 100 में होता से क्या है, लोग कम हैं। देखिए होता क्या है, हमारी कोई मंशा नहीं होती है कि आपको बुला करके आपका इंसल्ट करें, बिल्कुल नहीं। हमारी मंशा बस ये होती है कि जो सारे सवाल हमारे जेहन में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, आपके जरिए उसका जवाब मिल जाता है, तो बस यही हमारा काम, और वही हम पूछने का काम करते हैं। कई बार आपके लिए सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद कभी नहीं होता कि हम आपको अनकंफर्टेबल करें, क्योंकि वो जवाब आएगा, लोगों के बीच में बात जाएगी, बात जाएगी। अगर किसी अब पेशा में है, क्या उस पर राजनीति में आने में उस पर रोक लगा नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं राजनीति में आने पर ऐसे लोगों पर रोक लगी हुई है कि दूसरे पेशा में है तो नहीं आ सकते हैं। सैयद साहब, अकबर अली जी को बोल लेने दीजिए, फिर दीपक जी का नहीं, वो मेरे भी, अनुज हैं, वो मेरे हाँ, छोटे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हाँ, हूं, नहीं तो नहीं, वो स्नेह बिल्कुल, देता हूं। अरे आप लेकिन खुद बहुत वो जेंटल हैं, भटक जाते हैं, बोल आप देते हैं उनको कि, पूरी बात कह लेने दीजिए, पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर दीपक जी से पूछेंगे, आपके पास आएंगे। बहुत सारा सवाल आज जनसुराज पर ही है, और हम सच बताएं, अगर मेरा निजी ओपिनियन आप लें, तो हम चाहेंगे कि जनसुराज एक ताकतवर प्लेयर बिहार में रहे, इस बात को आप जान आपके मुंह में लीजिए, घी शक्कर ठीक हो, है? जरूर एक बनेगा। ताकतवर शक्ति जनसुराज रहे, लोगों नहीं के तो पास सिर्फ राजनीतिक एक दो पार्टी- विकल्प ही ना हो, लोगों के पास कई विकल्प। ये नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ ठीक है, अकबर अली साहब, राजनीतिक पार्टी चलाने वाले प्रमुख जो होंगे वो ये कहेंगे कि भाई हमसे जो मिलेगा उसको कंसल्टेंसी फीस देना होगा, तब कार्यकर्ता हमसे बात करेंगे। तो इस तरह का जो है पैटर्न बिहार में कैसे बना सकते हैं आप, जहां गरीब लोग हैं, जहां पे जो है किसान लोग हैं, जहां पे जो पार्टी के कार्यकर्ता सुदूर देहात के हैं, तो वो आपको पैसा देके तब आपसे बैठ करके मीटिंग करेंगे। आप किस तरह संगठन चलाएंगे एक कार्यकर्ताओं के बीच में? आप कह रहे हैं समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, तो आपके नेता तो कहते हैं कि नहीं भाई, आप हमसे बात कीजिएगा तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया पहले जमा कीजिए, उसके बाद संदर्भों आपसे को हम और बात करेंगे। परिस्थितियों को भी सुन लीजिए, उसके बाद में परिस्थितियों और संदर्भों को भी समझ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। अब अगर कहें तो मैं विस्तार से बता दूंगा। आप पैसा कमाना चाह रहे हैं गांव देहात के कार्यकर्ताओं से, और अशोक चौधरी तो के आप 200 किस करोड़ पर आपको कुछ नहीं बोलना है, अशोक चौधरी के 200 करोड़ पर कुछ नहीं बोलना है। तो मतलब आप क्या बिहार के कार्यकर्ताओं को लूट के 500 करोड़ आप भी जमा करना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए ना मेरी बात, मेरे अजीज भाई, अशोक चौधरी का अकबर बात भाई, रख करके क्या कहना चाह रहे 2 हैं? अक्टूबर 2022 को पदयात्रा शुरू हुई, 5500 किलोमीटर, 600 राजस्व गांव में गए, ना जाने कितने टोले और मोहल्ले में गए प्रशांत जी। कितना पैसा क्या सबसे मिलने में पैसा लिए थे क्या? वो कहीं नहीं, करोड़ों लोगों से उन्होंने सीधा साक्षात्कार किया, सीधे हाथ मिलाया, तो पैसा लिया था क्या? अरे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि हम लोग दल के कोष में कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं, तो एक तो पार्टी में प्रशांत जी का पार्टी में डिसीजन हुआ कि अगर कोई ऐसा मदद करना चाहता है तो उनसे मिलने का भी 2 मिनट टाइम दे दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? इनोवेटिव आइडिया है, राजनीति में ये इनोवेटिव आइडिया है। तो मतलब जो उनसे बात करेगा वो 1-2 हजार रुपया जमा करेगा तब बात करवाया जाएगा? ये अरे किस भाई, तरह आपके संगठन यहाँ का से काम? चलिए मुझे लगता है हाँ, बात करा रहे हैं, हम नंगा करते क्या? सबको नंगा कर सकते हैं। कौन तेजस्वी ने क्या किया? और चलिए अकबर अली जी, 4 केजी को तब से हम जान रहे हैं, 20वीं सदी तक जानते हैं, ये समझ बताइए। जब प्रभात कुमार खरे वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते ना, तब के दौर से मैं जानता हूं। मतलब ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी मिलेगा कार्यकर्ता मिलेंगे नेता से, उनको पैसा दे करके जमा करके ही मिलना है? अरे भाई, बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए दिए, बहुत से लोगों ने 1000 दिए, बहुत से 500 नहीं, दिए। ठीक है, दीपक जी, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुरी बात है? दीपक जी, मुझे, अरे सैयद साहब,
कोर्स का बुनियादी शब्द है। सैयद और कोर्स साहब, की जरूरत होती है राजनीति में। सैयद साहब, अब देखिए, आप दीपक जी को बोलने दीजिए, बहुत समय हाँ, हो गया। और दीपक जी तो बड़े पत्रकार हैं। मैं हम एक तो रिक्वेस्ट हम करूंगा, 90 के दशक से उनको जानते मैं हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सच बताऊं, मैं कोशिश करता हूं मेरे जितने पैनलिस्ट हैं उनको सही समय मिल पाए और वो अपनी बात रख सकें। अगर आप बीच में कूद जाएंगे किसी, या आप ही बोलें कोई और कूद जाएगा, इंटरप्ट करेगा, तो आपको भी दिक्कत होगी, आपकी बात नहीं, लोगों सही तक बात। नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा इस पे आते हैं। दीपक जी, आपको नहीं लगता कि जन स्वराज पार्टी भले ही नई पार्टी हो, शुरुआत बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन 3% वोट पाने के बाद और एक भी सीट जन स्वराज को नहीं मिला, जन स्वराज के लिए असली चुनौती ये बन गया है कि अपने नेताओं को अपने साथ रख सके। आरसीपी सिंह भी जाने वाले हैं, रितेश पांडे छोड़ चुके हैं और कई लोग चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जन स्वराज को अपने कुनबे को साधे रखना, साथ रखना जन स्वराज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई? देखिए, इस चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी बिहार की राजनीति में, और उस स्थितियों में जिस तरह की जीत हुई एनडीए की 202 सीटों पर, वाजिब है कि हर एक पार्टी उखड़ गई। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बहुत, अगर ये माना जाए कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी तो ये गलत होगा। उन्होंने पदयात्रा की थी और बहुत आशावान थे और बहुत तरीके से उन्होंने अपने आप को बनाने की कोशिश की और मैदान में रहने की कोशिश की, और लगा कि जन स्वराज एक पार्टी बनकर उभरेगी। सर्वे में भी उनका मुख्यमंत्री के ये पर दूसरे नंबर पर वो तेजस्वी के बाद है, वो सब धरा का धरा रह गया, वो पुरानी बात होगी। मगर अभी की स्थिति में जन स्वराज के प्रशांत किशोर रुकना नहीं चाहते और चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में एक लंबी पारी खेले, इसलिए कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो शांत पड़ गई है, उसकी एक्टिविटी समाप्त की तरह हो चुकी है। जहाँ की कल तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 100 दिन काम करने दूंगा, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। तो कहीं ना कहीं उस परिवार में भी जो सबसे विपक्ष की पार्टी है आरजेडी, बड़ी पार्टी, वो भी शांत है। और दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक पलायन करने की स्थिति में है इधर से उधर। तो इस परिस्थिति में प्रशांत किशोर अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी कोशिश होगी। मगर हाँ, जिस तरह से रितेश पांडे, जिस तरह से आरसीपी सिंह की जाने की तैयारी है, तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, रितेश पांडे के जाने की तैयारी से थोड़ा सदमा जरूर हुआ होगा, क्योंकि रितेश पांडे कलगढ़ से जब चुनाव लड़ रहे थे तो लगा था कि वो निकल जाएंगे, वो भी हार गए बुरी तरह से, और उन्होंने कह दिया कि राजनीति से मैंने संन्यास ले लिया। वो किसी पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये नहीं कह सकते। आरसीपी के कल के बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि वो जाएंगे। देखिए, आरसीपी जन स्वराज में बहुत दिनों के बाद आए। जब जन स्वराज ने अपना अभियान शुरू कर दिया उसके बाद आरसीपी आए, तो आरसीपी संगठन के आदमी जरूर है, मगर मैं ये मानता हूँ कि उस संगठन को कितना सॉलिड कर पाए होंगे मनोज भारती और उदय सिंह साहब से मिलकर, ये मुझे नहीं लगता। क्या है कि उनके जाने का एक बहुत बड़ा मामला नहीं हो सकता, क्योंकि आरसीपी भी समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास जाने में ही भलाई है, क्योंकि उन्होंने 22 में उनको छोड़ा, फिर आपने फिर बीजेपी में आए, फिर जन स्वराज में आए, अब वहाँ फिर लौटना चाहती है। राजनीतिक आजकल जो सौदेबाजी है वो चलती रहती है उनके लोगों में। जहाँ तक मुझे सूचना है कि प्रशांत किशोर 15 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे, नवनिर्माण संकल्प यात्रा, जिसमें उनका फोकस क्या है? उनका फोकस है कि महिला वोटरों को ये सिंपैथी लोग जिन जिनको 10-10 हजार रुपए मिले हैं उनको 2 लाख दिलाने की प्रक्रिया में वो शामिल होंगे और वो फॉर्म बांटेंगे और फॉर्म भर कर सरकार को देंगे जिनको जिनको 2 लाख रुपया नहीं मिला। तो ये एक नया अभियान छेड़ना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, सफल होंगे। अभियान छेड़ना चाहते हैं वो सच बात है, लेकिन बिहार में तो अभी कोई चुनाव नहीं है ना डॉक्टर संजय। बिहार में कोई चुनाव नहीं है, और बिहार में चुनाव नहीं है, इसलिए अपने को प्रासंगिक रखना एक बड़ी चुनौती है। जहां तक सवाल है महिलाओं का,
जब जब नीतीश कुमार पर यह सवाल उठा है कि नीतीश कुमार हैज नाउ बिकम इनइफेक्टिव, नीतीश कुमार हैज बिकम यूजलेस, इस तरह की बात अगर किसी ने की है और आगे चुनाव रहा है तो नीतीश कुमार साबित कर देते हैं कि हाउ इफेक्टिव ही इज, हाउ यूजफुल ही इज, और सबके मुंह बंद हो जाते हैं। प्रशांत किशोर बड़े अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत तरह की बात उनकी सही भी होती है कि नीतीश, लेकिन नीतीश पर प्रिडिक्शन उनका हमेशा गलत हुआ। नीतीश लोकसभा के बाद बेकार हो जाएंगे, लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, उनके दम पे सरकार चल रही है। नीतीश कुमार 25 नहीं जीतेंगे, नीतीश कुमार 84 सीट जीत गए और बीजेपी और उनमें कुछ ही सीटों का फासला रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत लोगों का पल्स नहीं रीड कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की, या प्रशांत स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर पल्स रीड कर पा रहे हैं, लेकिन जब खुद खिलाड़ी बनते हैं, खुद जब चंद्रगुप्त बनते हैं, चाणक्य में हिट हैं, चंद्रगुप्त में अभी फिट नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि मैदान में कूद गए, बड़ा ही करारी हार हुई, आगे क्या, आगे प्रशांत क्या करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। प्रशांत तो हमेशा लाइट में रहने वाले आदमी हैं, लाइम लाइट में रहने वाले हैं, उनके दफ्तरों के बारे में चर्चा आती है, दफ्तर बंद हैं, पटना के दफ्तर बंद हैं, कार्यालय बंद हैं, उनके लोग जा रहे हैं, मैं कार्यालय से ही श्रीमान आपके उनके नेता जा रहे हैं। सैयद साहब में बैठ करके आपके डिबेट में शामिल नहीं नहीं, सैयद साहब मैं आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप कार्यालय से ही बोल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, सैयद साहब हमेशा उत्साहित रहते हैं, ये अच्छी बात है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है जनसुराज पार्टी में, समझ गए। तो अब डॉक्टर संजय सवाल ये उठ रहा है, और मैंने तो पहले भी कहा कि मैं तो चाहता हूं दिल से कि जनसुराज भी एक्टिव रहे, क्योंकि अगर ज्यादा विकल्प लोगों के पास होता है तो बेहतर नेता का चुनाव होता है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आप जो आरसीपी सिंह का कल का इंडिकेशन, रितेश पांडे द्वारा पार्टी छोड़ देना, जनसुराज के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? जनसुराज ने इशूज को उठाया और ये इशूज कनेक्ट हुआ पीपुल को, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस इशूज को लेकर के उन्होंने गांव गलियों तक, पंचायतों तक अपनी आवाज बुलंद की, वो आवाज जनता को कहीं ना कहीं से वाइब्रेट नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिहार समाजवादी पृष्ठभूमि की धरती रही है और उस स्थिति में जब आप कॉरपोरेट स्टाइल में चीजों को चाहेंगे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना और फिर एक व्यक्ति केंद्रित सब कुछ आप कर देंगे, तो वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर सफल नहीं हो पाए। मैं मानता हूं कि जिस तरह से इनकी पार्टी में भी लोगों का आना शुरू हुआ था, थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से अगर चीजों को ये डाइवर्सिफाई करते, अलग अलग अकाउंटेबिलिटी देते, सब कुछ प्रशांत किशोर ही तय करेंगे, प्रशांत किशोर इंटरव्यू करेंगे, प्रशांत किशोर मीडिया से बात करेंगे, प्रशांत किशोर ही दिशा तय करेंगे, प्रशांत किशोर ही आइडिया देंगे, तो बाकी फॉलोअर्स के तौर पर बाकी लोग जरूर इनके साथ खड़े दिखे, लेकिन वो वोटर नहीं थे, वो इनके सुनने वाले थे, जो इनको पसंद करते थे और इनकी बातें उनको अपील करती थी। वहीं पर प्रशांत किशोर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं असफल दिखे। अब आगे अगर फिर कोई रणनीति इनकी बनती है जिसमें फिर से ये डेमोक्रेटिक तरीके से संगठन वाइज, भाई पार्टी को तो प्रशांत किशोर से बेहतर और कौन समझ सकता है, स्ट्रेटजिस्ट होना अलग बात है, एक पार्टी खड़ी करनी और उसमें संगठन का दायित्व अलग अलग तरीके से देना और उस दायित्व में ये भाव पैदा करना कि ये आपकी पार्टी है, आप इसको लीड करेंगे, आपको सरकार बनानी है, इस तरह का भाव ये पैदा करने में मेरे समझ से सफल नहीं रहे। इसी कारण से सुना तो जरूर लोगों ने बिहार का, लेकिन इन पर मुहर नहीं लगाई। और नीतीश कुमार उसी समय जो वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आए, वो वेलफेयर स्कीम ने सीधे लोगों को कनेक्ट किया, लगा कि अरे भाई हमारे लिए 10,000 रुपए की राशि डाली जा रही है, तो वो महिलाएं जो कास्ट क्रीड में बटी हुई थी वो एक कंस्टिट्यूएंसी हो गई, एक महिला कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई जो नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई। दूसरी तरफ
अलग अलग सेक्टर में भी जिस तरह से इन्होंने एक विकास का मॉडल की बात की, संकल्प पत्र चाहे इंडिया गठबंधन के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा रखा गया, या इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम अगर हमें सत्ता मिलती है तो हमारे पास विजन क्या है आगे का, लोग उस तरफ ओरिएंटेड हुए और उसी में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं किनारे हो गए। यही कारण था कि प्रशांत किशोर वॉइस तो रेज करने में सफल हुए, कहीं ना कहीं से एक मोमेंटम इन्होंने पैदा किया कि हाँ ये इश्यूज तो हैं, लेकिन पीपुल को ये इसलिए नहीं कनेक्ट कर पाए कि लगा कि ये अब सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। और जैसे ही लड़ाई एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन होती है, उस लड़ाई में प्रशांत किशोर को लोग मान लेते हैं, चाहे नुकसान इंडिया गठबंधन का करेंगे या एनडीए का गठबंधन का करेंगे, प्रशांत किशोर को लोग सिरे से नकार देते हैं। यही कारण है कि जो इनका वोट परसेंटेज रहा वो बहुत नीचे चला गया। देखते हैं क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से फिर ये चलाएंगे, क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्या वैसे लोग जो कॉरपोरेट स्टाइल में ना हो करके संगठन और संगठन के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को पार्टी में जगह मिलेगी। अगर इसमें प्रशांत किशोर सफल होते हैं तो क्यों नहीं, अभी तो कह रहे हैं ना कि हम पंचायत से फिर एक बार अपनी हम शुरुआत नहीं, करें। ठीक है, हम एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं। और यकीन मानिए सैयद साहब, आपका जो भी आपका मूवमेंट था, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसपे आप नेताओं के बारे में भ्रष्टाचार की बात करते थे, हम बढ़ चढ़ कर के दिखाते थे, और इसलिए हाँ जी, कई बिल्कुल। पार्टियां हमसे नाराज भी थी, इस बात को आप जी, जान जी। लीजिए। लेकिन आप भी जी। जहां पे गड़बड़ दिखेंगे हम सवाल जरूर आपसे पूछेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, लोगों के आलोचना मन तो में होनी कुछ चाहिए। होगा, हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। नहीं, यही बिल्कुल और करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, हम चाहते हैं कि आप और आगे लोगों के बीच में बने रहें। इसीलिए मेरा सवाल है कि आरसीपी जा रहे हैं, आपको पता होगा, क्या एहसास तो होगा। रितेश पांडे चले गए, आप जानते हैं। तो ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पार्टी के भीतर लोगों का मनोबल थोड़ा डगमगाया है? आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या है? नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई डगमगाहट नहीं है, कोई एकदम उत्साह से, जोश खरोश और जज्बे से हमारे कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व सब भरा हुआ है। और कल हम लोगों ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति के लिए आमंत्रित किया है चूड़ादही पर शेखपुरा हाउस में। आप भी पंकज जी अगर पटना में उपलब्ध हो तो मैं आपको भी दावत देता हूं, आपके माध्यम से डॉक्टर संजय जी और जाने माने पत्रकार श्रद्धेय आदरणीय दीपक कुचगवे जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं, और पूरे जोश खरोश के साथ। अरे तो अकबर अभी तो अली सिर्फ साहब को लड़ाई क्या, है, अकबर बाकी अली अभी साहब को लड़ाई क्यों है। छोड़ दिया अभी- आपने? अरे अकबर अली साहब को क्यों छोड़ दिया? अरे भाई, अकबर तो अली हम तो है क्या ही मेरे फीस अनुज, जाके हम तो दें पहले ही उनको? आपको बोल दिया कि अकबर अली मतलब हमारे क्या अनुज करें? हैं, आप क्या चाह वो रहे मेरे हैं? दिल में बसते हैं। पंकज तो- जी, आप क्या चाह रहे हैं कि हम जाके फीस जमा करें? क्या करें बोलिए? अरे अकबर अली जी को भी तो दही चूड़ा खिलाइए। और इन हाँ, बिल्कुल, इन अकबर भाई, आपको जो फीस जमा आपको करेगा एकदम उसी हम को ना इस खिलाएंगे डिबेट के ही। माध्यम से आपको दावत दे रहे हैं कि आप आइए और प्रशांत जी से आप मिलिए मेरे साथ। आपको आपको नहीं किसी तो घबराहट में नहीं मिलना चाहिए, फीस लीडरशिप जमा से मिलना करके चाहिए, इसमें मिलना है दिक्कत या क्या है? बिना फीस जमा किए मिलना, ही बोलिए आप पहले। अरे भाई, आप जब मतलब मेरे उनका साथ फीस- जाएंगे तो फीस का काम वाले, आप अगर कुछ देना चाहेंगे तो कोई मना करेगा क्या? आप कुछ देना अगर चाहेंगे नहीं दल नहीं, को वो तो जो दे सकते हैं, कंडीशन दिक्कत क्या है? लगाए हैं कि भाई हमसे बात करने के लिए फीस जमा करना पड़ेगा, वो बताइए। मेरे कि मेरे बिना अकबर जमा भाई, किए मैं आपको मिलेंगे बता या दूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे तो बिरला जी उनके पीठ पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने बिरला जी के पैसे से आंदोलन आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 4 आना रखा और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक भारतीय से उन्होंने 4 आना का तो भाई, तो सहयोग सदस्यता मांगा। शुल्क और में उससे बात तो करने का दल शुल्क देना चलाने के पड़ेगा, लिए ऐसा कोष की तो जरूरत पड़ती है, ये तो सहयोग वर्ल्ड मांगना में कोई बुरी बात है स्थिति क्या? ऐसी नहीं है। नहीं तो बात करने के लिए पैसा मांग रहे हैं ना, ये ना परेशानी है। नहीं नहीं, बात करना या तो क्या है? आप आइए आप तो भाई, किस तरह का कोई मसला नहीं है। कहाँ वार्तालाप ये सब के आप लिए भी लोग रुपया जमा गलत करवा सलत दुष्प्रचार करते रहते, कोई सब दुष्प्रचार के चक्कर में आप नीरज भाई, बाबू की ऑन तरह रिकॉर्ड हल्लाबाजी बयान है क्यों ये। बने हुए? आप तो समझदार आदमी हैं। नहीं तो बयान ऑन रिकॉर्ड है आपके नेताजी का ना, तब ना कह रहे हैं। वो कह रहे अच्छा हैं ठीक भाई, है, ठीक है, ऐसा लोगों को करिएगा, मिलना है, ऐसा प्रवक्ता करिएगा प्रवक्ता है, सैयद साहब, के लिए सैयद इंतजार साहब, करना पड़ेगा। अरे कुमार जी, वही इस तरह सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, का लट्टा आम में करते रहते हैं। सैयद साहब, ऐसा है, कल आप इनको बुलाइए और इनको साबित कर दीजिए कि बिना पैसे का आपकी जी। मुलाकात सीधे
प्रशांत जी से होगी और अच्छी अच्छी बात कराइए, क्या पता बात और आगे बढ़ जाएगी। लगता है उनसे मेरा कनेक्शन टूट गया है, इस बात का जवाब दे रहे होते। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है ना अकबर अली जी, कि ये जन सुराज का उभार जैसे दिखा, सम्राट चौधरी को घेरते दिखे, जायसवाल जी को घेरते दिखे, जन सुराज का मुद्दा हावी तो दिखा चुनाव में, सीट नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन मुद्दे हावी दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा दिख रहा था कि जन सुराज जो बात कर रही है वो अन्य पार्टियां भी अकोमोडेट कर रही हैं। परिणाम नहीं दिखा वो सही बात है, लेकिन अब चूंकि एक भी विधायक नहीं है, ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रासंगिक रहना आपको लग रहा है कि बड़ी बात है, और जन स्वराज पार्टी प्रासंगिक नहीं रह पाएगी, चुनाव तक जो हुआ हुआ अब नहीं रह पाएगी क्योंकि कई लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। देखिए, जन स्वराज पार्टी ने मुद्दे को हाईलाइट कर करके और उन चीजों को जो है अब जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की, लेकिन देखिए जब आप चुनावी राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं को भी आपको क्रियान्वयन करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। इन्होंने जो चुनाव में जो विधानसभा के इनके प्रत्याशी होंगे उस पर इन्होंने बहुत फोकस नहीं किया, बहुत मेहनत नहीं किया। ये सोच रहे थे कि हम इस तरह से ग्लैमर बना दिए हैं बिहार में, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जो है लोगों को चैन बना करके और एक सिस्टम बना के कि सब सैलरी बेस हमारे पास लोग हैं और कॉरपोरेट के तरह जो है वो बेनिफिट जैसे कंपनी को दिलाते हैं लोग। जिला में जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, उनका काम होता है कि कैसे कंपनी को बेनिफिट दिलाया जाए और बिजनेस को आगे ले जाया जाए, उस पर वो काम करते हैं। तो उस तरह से इन्होंने राजनीति में काम करने की कोशिश की कि हमने जिला वाइज कोऑर्डिनेटर बना दिया है, उनको गाड़ियां मुहैया करा दी है, पैसे मुहैया करा दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस पे जोर नहीं दिया कि विधानसभा में हमारा मजबूत प्रत्याशी हो जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल हो और उसकी वहां पकड़ हो क्षेत्र में। इस तरह का कोई चयन प्रक्रिया इनके यहाँ नहीं था। ये किसी को भी चुनाव लड़ाने के लिए जो है उतारू थे, इस ये सोच करके कि हमने एक ग्लैमर बना के बिहार में खड़ा कर दिया है, और फिर वो उससे आगे बढ़ करके ये भी कहने लगे कि भाई हम जो अपना व्यू देंगे या जो पॉलिसी आपको प्रत्याशी को जिताने के लिए देंगे, उसके लिए जो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जो कार्यकर्ता है उनको भी फीस जमा करना पड़ेगा। इस तरह की अटपटी बातें भी लोगों को जो है एक्सेप्ट कर नहीं किया लोगों ने। तो ये सिर्फ अपना जो है ग्लैमर बना के रह गए, ग्रास रूट पे जमीनी सतह पे ये बहुत मजबूती से काम नहीं कर सके। अगर ये कोशिश करेंगे कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनका संगठन मजबूत हो और जिस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक मजबूत कार्यकर्ताओं को जोड़ करके संगठन बनाती है, उस तरह अगर काम करेंगे तो इनका भी संगठन मजबूत निश्चित तौर पे होगा। लेकिन इस ग्लैमर से और इस तरह के कॉरपोरेट सिस्टम से ये हट करके जब वो एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम करेंगे, तब जाकर के बिहार जैसे राज्य में जहां इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में है, हर गांव में हर समाज में जो है आप राजनीति के विषय पे बात कीजिएगा तो गांव गांव के लोग बात करेंगे और उनका जो अपना राजनीतिक समझ है, आप भी दंग हो जाएंगे कि गांव में रहने वाले आदमी को भी इतना राजनीतिक समझ है। तो इस तरह के सूबे में, इस तरह के राज्य में आप जो है, ठीक है दूसरे स्टेट में साउथ में आप उस तरह किए होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर लिए और एक ग्लैमर बना मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन नहीं बना पाए, एक कॉरपोरेट की तरह पार्टी चलाना चाहे। दीपक जी, ये लग रहा है कि सबसे बड़ी खामी यही रही और इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों को फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा है और लोग एक के बाद दूसरे पार्टी छोड़ने पर आमदा हैं, या ये ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट थे, उनको एमपी एमएलए बनना था, उनको लगा कि जेडीयू बीजेपी आरजेडी से टिकट नहीं मिल रहा है तो इस पार्टी में जाकर ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए अब वो छोड़कर निकल रहे हैं, कहीं और ट्राई मारेंगे। तमाम फैक्टर आपने जो कहा, जिस तरह से पार्टी चलाने के लिए संगठन एक आदमी से नहीं चलता, और एक आदमी अगर सिर्फ निर्णय लेने लगे तो जैसे संजय जी ने भी कहा कि निर्णय ले ले तो पार्टी का जो फैलाव है वो नहीं हो पाता। जिस तरह से प्रशांत किशोर जिस तरह से जाति आधारित चुनाव बिहार में होते हैं, तो उसमें भी प्रशांत किशोर फेल कर रहे थे, क्योंकि उनकी जाति का जो आधार था
वो उनके पास भी नहीं था। तो पहले जो शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि हम, याद कीजिए जब उन्होंने पार्टी बनाया और कहा कि 70 मुस्लिम को, महिलाओं को देंगे, 40 मुस्लिमों को देंगे, ये लय आया था उन्हें, मगर ये लय को उन्होंने अलग करते हुए एक तरीके से अपना एक कॉर्पोरेट स्टाइल तो उन्होंने कर ही दिया था, उसमें दो मत नहीं। दूसरी बात ये थी कि ये इस आधार से वो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस भी कम से कम जातीय आधारित काम करती है थोड़ा बहुत से, तो बिना जातीय समीकरण के आप मैदान में उतर गए और सिर्फ आप बेलागंज चुनाव जब बहुत टफ फाइट करके आपने हरा दिया आरजेडी को, और आपको लगा कि कम माइनॉरिटी मेरे साथ आ गया, तो ये कहने से नहीं पार्टी चलती। ये सारी चीजें गैप हुई। ठीक है, मेहनत किया, मैं अभी भी कहता हूँ कि प्रशांत किशोर ने बहुत कड़ी मेहनत की और अच्छे इश्यूज को उतारा, शिक्षा को उतारा और भी स्वास्थ्य को उतारा, जो जनता से जुड़ी हुई मसलों की बात है। मगर जहाँ तक उनका बूथ मैनेजमेंट, जहाँ तक उनके तरीके, चुनाव लड़ने के तरीके से जनता कन्विंस नहीं हुई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया सम्राट चौधरी पर, जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया अशोक चौधरी पर, ठीक है आरोप उन्होंने लगाया, सिद्ध नहीं किया, और वो मामला भी चुनाव से पहले खुश हो गया। अगर आप कानूनी प्रक्रिया में जाते और कोई ऐसा मामला होता तो मामला कहा जाता कि हाँ प्रशांत किशोर ने इस चीज को उठाया और पटक दिया, मगर वो चीज भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं चुनाव के दरमियान ये सारी बातें आती हैं। और जिस तरह से जातीय समीकरण, बिहार बिना जातीय समीकरण के चल ही नहीं सकता। अगर ये जातीय समीकरण का डर नहीं होता तो बीजेपी हमेशा हाथ क्यों मिलाती बिहार में, क्यों नहीं बंगाल में की तरह बिहार में भी उतर जाती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो संगठन का तरीका है, जिस तरह से उन्होंने कमेटी को नॉमिनेट किया था, ठीक है, प्रशांत किशोर ने जो भी कमेटियां बनाई नॉमिनेट किया था, अब उसको कमेटी बनानी होगी। और एक चीज अभी देखिए, आपने सही कहा पंकज जी कि अब तो चुनाव है नहीं, तो कम से कम नेट प्रैक्टिस करके अपने बैट्समैन को वो तैयार करेंगे 5 साल के बाद। नेट प्रैक्टिस अकेले करेंगे या किसी के साथ अलायंस करेंगे डॉक्टर संजय? क्योंकि बीच में इनकी मुलाकात छुप छुप के कांग्रेस से होती है, कई तरह की चर्चा भी होती है, इनके संबंध जो है वो चिराग पासवान से भी अच्छे हैं, पर राजनीतिक रूप से संबंध अच्छा होना, निजी रूप से संबंध अच्छा होना, दोनों में बड़ा फर्क है। क्योंकि अभी कोई फायदा तो दिखेगा नहीं चिराग पासवान को इनके साथ आने का। गंभीर सवाल वही है कि क्या पिछले 3 साल में उन्होंने मेहनत की, विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं मिल पाया। आपको लगता है कि अकेले मेहनत करते रहेंगे और बड़ा कुछ कर पाएंगे? मैं आपसे इसलिए यह सवाल कर रहा हूं क्योंकि अकेले आपको कोई प्रोस्पेक्ट दिखता है क्या बिहार जैसे राज्य में कि ये मेहनत करते रहेंगे, और जहां ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, ईबीसी की संख्या ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में राजनीति जाति हकीकत है, हम इसको एकदम दरकिनार कर नहीं सकते। और इनकी पार्टी में हीरो यही दिखते हैं। कई सारे अच्छे प्रोफेशनल्स को इन्होंने मैदान में उतारा, लेकिन वो प्रोफेशनल अच्छे प्रोफेशनल थे पर अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो प्रशांत किशोर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे और परिणाम ये हुआ कि जहां पर अच्छी लड़ाई भी दिख रही थी कि जनसुराज यहां बेहतर कर सकती है, वहां जनसुराज फिसड्डी साबित होने लगी। मैं कई सीटों का नाम बता सकता हूं वहां पर जनसुराज को लोग वोट देना चाहते थे। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि एक तो होता क्या है कि राजनीति में आपको थोड़ा राजनीतिक होना पड़ता है, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। डॉक्टर संजय। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि प्रोफेशनल होना अलग बात है और राजनीति के पीछ पर अपने को साबित करना एक अलग पार्ट है। प्रशांत किशोर जी को लगा कि प्रोफेशनल लोग आएंगे, एक उनकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा और बस जनता उनके साथ गोलबंद हो जाएगी। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी चूक गए, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ ये किसी के साथ गठबंधन बनाए, ये अपने राजनीति करें, अगर जमीनी कार्यकर्ता को निर्माण करने में ये असफल रहे
तो इस तरह की चीजों से ये कभी भी राजनीति में सफल नहीं होंगे, जो मेरी अपनी समझ है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? उनको सम्मान चाहिए, उनको जगह चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए कि अरे आपके जिम्मे ये है, आप ही की बदौलत तो हम कोई परिणाम ला सकते हैं। ये जब तक उनके भाव में, मन में ये भाव नहीं आएगा, तब तक शायद ये हम नहीं समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी बहुत सफल हो पाएंगे। दूसरी बात, प्रियंका गांधी से घंटों इनकी मुलाकात हुई है, घंटों इनकी मुलाकात बंद कमरे में हुई, रणनीति बनी, और लगता है कि ठीक है, कांग्रेस के साथ जिस तरह से शकील अहमद खान का बयान बार बार आ रहा है राजद से दूरी को लेकर के, हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आ जाए। क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात की चिंता है कि हमारा सांगठनिक ढांचा बहुत ही लचर है, और प्रशांत किशोर जी को भी लग रहा है कि ठीक है, फेस वैल्यू तो हमारा है लेकिन कार्यकर्ताओं की टीम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय के तौर पर जब इनके साथ लोग काम करने के लिए निकले घर, तो इनके पीले झंडे तो दिखे, इनकी गाड़ियां तो दिखी, लेकिन लोगों के अंदर में वो भाव नहीं दिखा जिस भाव की तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं। वो भाव तो कार्यकर्ता ही ला सकता है ना, कि ये नहीं, मेरी पार्टी है। ठीक है, पर एक सवाल मैं जल्दी से आप सबसे आंसर ले लूंगा, अकबर अली साहब भी इस बात का आंसर देंगे। इधर हम देख रहे हैं कि भोजपुरी कलाकार अलग अलग पार्टी में गए, लेकिन अब देख रहे हैं कि सबका रुझान बीजेपी के तरफ दिख रहा है। देखिए, चर्चा बड़ी तेजी से चली है कि खेसारी लाल यादव भी बीजेपी में आ सकते हैं, ये बात चल रही है। वो आरजेडी छोड़ेंगे, बीजेपी में आएंगे। रितेश पांडे भी बीजेपी में जा सकते हैं। निरहुआ पहले से ही हैं, मनोज तिवारी पहले से ही हैं, रवि किशन पहले से ही हैं। ये बीजेपी के तरफ ये भोजपुरी कलाकार के आकर्षण का वजह क्या है? सत्ता में है बीजेपी, इसीलिए उनको लगता है कि देश के स्तर पर भी फायदा होगा और उनके कला में भी इस पार्टी से जुड़े रहने से फायदा हो सकता है। आप इस तरीके से देख रहे हैं, या बीजेपी जीत रही है लगातार चुनाव तो जीत का साथ सब देना चाहता है, ये देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल जो वर्कर होते हैं, उनका जुड़ाव पार्टी में जो है एक नीचे स्तर से लेकर के धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता है। प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, कई जिला के और कई संगठन में काम करते हैं, प्रदेश में काम करते हैं, फिर वो जो है विधायक बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मतलब इस तरह के सेलिब्रिटी हैं या स्टार है, उन लोगों को कोई संगठन के काम करने का कोई अनुभव नहीं होता और उनका इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है। वैसे मनोज तिवारी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वहां दिल्ली में, लेकिन आमतौर से ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि संगठन में कोई जो है इस तरह का अभिनेता काम करे। उन लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि पार्टी में वो जाएं तो जितना जल्दी हो उनको जो है हाउस में जाने का रास्ता मिल जाए, तो वो अपने कंफर्ट जोन को चुनते हुए पार्टियों का चयन करते हैं कि जहां उनको आसानी से जो है हाउस जाने का मौका मिले। तो ऐसा लगता है कि उनको जो है कि भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और उनके कई स्टेट में उनकी सरकार है, कई मतलब सबसे ज्यादा राज्यसभा मतलब सीटें इसका, उनको मिलती है। हाँ, वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। दीपक जी, यही लग रहा है, क्योंकि बड़े लोगों की चर्चा है ये आरजेडी छोड़ रहे हैं, बीजेपी के तरफ जा रहे हैं। वैसे अभी औपचारिक तौर पर मुहर नहीं लगा है, लेकिन मैं हैरान हूँ, बहुत तरह से पीछे से कहा जा रहा है रितेश पांडे भी बीजेपी में ही जाएंगे। हालांकि ये पुष्ट खबर नहीं है, पर यह चर्चा चल रही है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये भोजपुरी कलाकार सब बीजेपी के तरफ जाने की क्यों सोच रहे हैं? दीपक जी। हाँ जी। भोजपुरी कलाकार सब बीजेपी के तरफ जाने की क्यों सोच रहे हैं? खबर आ रहा है खेसारी लाल यादव भी बीजेपी में जा सकते हैं, अभी पुष्ट नहीं है लेकिन ये खबर आ रही है। देखिए, बीजेपी ने जो शुरुआत की थी और बीजेपी लगातार कलाकारों को टिकट दिया, उन्होंने मनोज तिवारी को दिया, रवि किशन को दिया, निरहुआ को दिया, और सबने जीत दर्ज करा दी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारे संख्या को बढ़ाएगी और क्राउड पुल करेगी, क्राउड में तो रितेश पांडे भी बीजेपी में जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, अगर उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो?
देखिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो कभी मरता नहीं है। जब एक बार शेर खून का स्वाद चखता है तो फिर वो आगे शिकार की चलिए ओर जाता है। अगर रितेश चलिए पांडे ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, इसमें मैं पूरी तरह से इसको नहीं मानता। हो सकता है कि रितेश पांडे को बीजेपी मनाने चलिए की कोशिश करे। आपने देखा पवन सिंह को, आपने देखा खेसारी लाल को। पवन सिंह का जिस तरह का मसला बना, आपने देखा उसको किस तरह से काराकाट में लाया गया, अब राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का निर्णय है उसके देखकर भोजपुरी एक्टर्स जरूर प्रभावित होंगे ठीक कि है। बीजेपी तो हमको सवाल सवाल मौका फिर देगी। यही है, सवाल फिर यही है कि आने वाले समय में जन स्वराज पार्टी बिहार में क्या करने वाली है। क्या जन स्वराज देखिए, पार्टी आने वाला जन स्वराज पार्टी जिन चुनौतियों से जूझ रही है, क्या अपने लीडर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखने में कामयाब रहेगी? आपने बताया दीपक कोचगवे जी की नवनिर्माण यात्रा प्रशांत किशोर शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या ग्रास रूट लेवल पर जन स्वराज पार्टी अपने कैडर्स की संख्या को बढ़ा पाएगी? ये एक गंभीर सवाल है। और बड़ा सवाल यह है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए जन स्वराज पार्टी क्या वाकई कांग्रेस से गठबंधन करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि डॉक्टर संजय ने उठाया। जो भी करेगी हम लगातार लोगों को बताते रहेंगे, चूंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है। डॉक्टर संजय, दीपक कुचगवे जी, मोहम्मद अकबर अली, सैयद मसीहुद्दीन, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।